हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपको यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की हम लोग की कौन सी क्लास है, तीसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको क्या किया था, सिलेबस का डिस्कशन कराया था प्रॉपर वे में, बहुत अच्छी तरीके से एक एक कराया था। इसके बाद दूसरी क्लास में मैंने आपके टॉपिक को उठाया था, बताया था कि शिक्षण क्या होता है, ये सब बताया था। इसके बाद आज तीसरी क्लास है, तो तीसरी क्लास में मैं आपको बताऊंगी शिक्षण का क्षेत्र एवं इसकी प्रकृति के जो पॉइंट थे। कल मैंने आपको 2 पॉइंट करा दिए थे, तो आज तीसरा पॉइंट है, वहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो आई होप आप लोगों ने वहाँ तक रिवीजन भी कर लिया होगा अच्छे तरीके से और नोट्स भी बना लिए होंगे और वो 2 क्लासें बहुत अच्छे तरीके से देख भी ली होगी। अगर नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए जाके, क्योंकि आपको क्लास क्या करना है, क्रम से ही देखते चलना है। अगर पहली क्लास नहीं देखोगे तो दूसरी नहीं समझ में आएगी, अगर दूसरी नहीं देखोगे तो तीसरी समझ में नहीं आएगी। सारा एक दूसरे से जुड़ा है, अब सारी क्लासें एक दूसरे से जुड़ी हैं और क्रम से बिल्कुल टॉपिक हैं। इसलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में डिस्कशन, मतलब कि प्रॉपर वे में क्या करना है, नोट्स बनाते चलना है और मैं एक एक टॉपिक को उठाते हुए और प्रॉपर वे में डिस्कशन करूँगी और आपको क्या करना है, समझते चलना है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एग्ज़ाम टाइम में तो होगी, अभी भी तो अभी से पढ़ते चलेंगे तो अभी भी मतलब अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, थोड़ी थोड़ी, और बोझ नहीं लगेगा। इसके बाद एग्ज़ाम टाइम में भी हेल्प होगी और आगे चल के आपको टेट और सीटेट तक का उद्देश्य रखना है कि वहाँ तक हमको क्या करना है, वहाँ तक हमको क्वालिफाई करना है। और जो हम लोग का टारगेट है ये 90 प्लस का है, तो आपको बीटीसी का जो टारगेट है वो 90+% का रखते चलना है कि कोई एक बच्चे का 90+% ना है, सबके आए। इसमें कौन सा कोई कंपटीशन है। तो आप लोग क्या करिए, अपना तो सोचिए कि हमारा टारगेट, आप लोगों को कंपटीशन रखना है, खुद से रखना है कि हमको क्या करना है, 90+% लेके आना है तो आना है। और अपने दोस्तों को भी क्या करना है, वीडियो शेयर करनी है और उन लोगों से भी कहना है कि 90+% लेके आना है तो आना है। तो आप लोग अगर सोच लोगे और अच्छे तरीके से पढ़ते चलोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 90% लाना, बिल्कुल आसानी से ले आओगे। लेकिन आपको सोचो कि एक दिन में आ जाए तो एक दिन में नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, अभी से बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाते चलने हैं और साथ साथ रिवीजन भी करते चलना है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कशन करते हैं। जो हमारा शिक्षण का क्षेत्र एवं प्रकृति है उसके हमने आपको 2 पॉइंट करा दिए थे। पहला था शिक्षण एक उद्देश्यीय प्रक्रिया, यानी शिक्षण का क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। जो दूसरा पॉइंट था वो था शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, यानी शिक्षण क्या है, एक अंतः प्रक्रिया है। चलिए अब तीसरे प्रकार जो तीसरा पॉइंट है उसका डिस्कस करते हैं। जो हम लोग का तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, यानी शिक्षण के द्वारा क्या होता है, विकास होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है तथा उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा यानी चीज़ें क्या होंगी, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या होता है, बालक की रिकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, यानी बच्चे की रिकॉर्डिंग। अब बच्चे की रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि बच्चा कैसा है, जिस प्रकार का है उसी प्रकार की उसे क्या करनी है, शिक्षा देनी है। जिस प्रकार का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमने बच्चे को क्या किया, इंग्लिश की बुक दे दी पढ़ने को, लेकिन अभी जब उसे ABCD नहीं आ रही है तो इंग्लिश पढ़ पाएगा क्या, इंग्लिश की बुक को नहीं पढ़ पाएगा ना। तो क्या करना है, अगर हम लोग को ये पता है कि बालक को भी ABCD नहीं आ रही है तो उसको हमें बुक देने की बजाय कि बुक पढ़ो, उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे ABCD सिखाना पड़ेगा। तो वही कहा गया कि बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है तथा उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है, सभी चीज़ों का विकास। सभी चीज़ों का विकास मतलब क्या होगा कि बच्चा के माइंड में भी चेंज आएगा, उसके शरीर में विकास आएगा और उसके व्यवहार में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। जब टीचर देखेगा कि बच्चा को सोचने की क्षमता भी सही नहीं है तो फिर टीचर बताएगा कि किस तरीके से उसे समझना है, तो फिर वो टीचर की बातों को बच्चा क्या करेगा, समझेगा। तो फिर उनकी रिकॉर्डिंग क्या करेगा, चीज़ों को सोचेगा। इससे क्या होगा, मानसिक विकास होगा। अब शारीरिक विकास जब देखेंगे टीचर की बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, वेट उसका कैसा क्यों नहीं बढ़ रहा है, किसी का ज़्यादा है, किसी का पेट निकल रहा है, तो किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो टीचर क्या करेंगे, बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है, योग करना है, प्राणायाम करना है और किस तरीके से एक्सरसाइज वगैरह सब करनी है, किस तरीके तुम्हें खान पान लेना है, क्या खाना है, कैसा खाना है, कब खाना है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नुकसान पहुंचाएंगी। तो इससे क्या होगा, बच्चे का शारीरिक विकास में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, होगा। मान लीजिए कोई एक बच्चा है
एक बच्चा है, मान लीजिए कोई गरीब है, एक बच्चा है अमीर है, ठीक? तो जो गरीब बच्चा उनके मम्मी पापा को यानी पेरेंट्स को इतना ज़्यादा नहीं पता होता है, इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं, तो वो बच्चे को क्या जो मना रहे हैं वही बच्चा खा रहा है, तो इससे क्या होगा, बच्चे की ग्रोथ होगी क्या? नहीं हो पाएगी सही से ना। एक मान लीजिए अमीर बाप का मतलब कि जो अमीर है मतलब उनके मम्मी पापा सही हैं, शिक्षित है, मान लीजिए घर से भी ठीक ठाक हैं, तो वो अपने बच्चों को क्या करेंगे, डेली अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएंगे और एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे, करने के लिए मतलब भेजेंगे, हर एक चीज़ नई नई चीज़ें खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, मतलब जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें क्या मिले, प्रोटीन वगैरह सब मिले, तो उनके बच्चे की ग्रोथ जल्दी होगी, किनकी होगी, उनकी होगी ना। तो वही कहा गया है कि जैसा मतलब इन्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से बच्चे क्या होगा, ग्रोथ होगी। तो टीचर इन सब चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो वही कहा गया है कि टीचर क्या करते हैं, बच्चों में सर्वांगीण विकास करते हैं तथा उसके व्यवहार में भी परिवर्तन लाते हैं। व्यवहार का मतलब क्या होता है, बोलचाल की भाषा में। मान लीजिए कोई मतलब बच्चा है घर में, वो सही तरीके से क्या कर रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके घर का माहौल ही सही नहीं, इसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा होगा। लेकिन बच्चे को थोड़ी ना पता है ये क्या सही है क्या गलत है, वो तो भैया जैसे सुन रहा है वैसा बोल रहा है। लेकिन जब स्कूल गए, टीचर ने देखा कि बच्चा सही से बात नहीं कर रहा है, तू करके कर रहा है, गाली गलौज भी क्या किसी से करने लगे, तो टीचर देखेगा तो डांटेंगे ना, टीचर कहेंगे, समझाएंगे कि किस तरीके से बात करो, अच्छे तरीके से करो। तो क्या होगा, टीचर बच्चे के व्यवहार में भी परिवर्तन लाएंगे। तो यही कहा गया है कि बाल केंद्रीय शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास यानी सभी चीज़ों का क्या होता है, विकास होता है तथा उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। तो आई होप को ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट हम लोगों का कह रहा है, शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। कम संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, जो आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर होगा ये बहुत अच्छे तरीके से डीप में पढ़ेंगे संप्रेषण के बारे में, ठीक। अभी तो बस जो है तो पढ़ते चल रहे हैं। कह रहा है शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है, यानी जो शिक्षण है उसमें भाषा किसका कार्य करती है, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है, शिक्षण के सभी तथ्यों, प्रत्ययों, सिद्धांतों, नियमों, सूत्रों का बोध भाषा के माध्यम से ही होता है। भाषा के माध्यम से शिक्षक अपनी बात को छात्रों को अच्छे से समझा सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत करना। तो बिल्कुल सही बात कही गई। क्या कहा गया कि शिक्षण के सभी तथ्यों और प्रत्ययों और सिद्धांतों और नियमों, सूत्रों का बोध भाषा के माध्यम से वो ही होता है। यानी जो भी नियम होंगे, सूत्र होंगे, होते नहीं है मैथ में सूत्र होते हैं, और जो नियम भी होते नहीं है, साइंस में नियम होते हैं, मैथ में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, मान लीजिए सब्जेक्ट में। तो कह रहा है शिक्षण के सभी तथ्यों, प्रत्ययों और सिद्धांतों, नियमों, सूत्रों का बोध भाषा के माध्यम से ही होता है। मान लीजिए जब हम बोलेंगे तभी तो भाषा का उसी को बोला जा रहा है कि जब हम लोग बोलेंगे ही नहीं तो फिर कैसे किसी तक बात पहुंच पाएगी। तो जो कोई भी नियम हो, कोई भी बातचीत होती है तो भाषा के माध्यम से ही तो हो पाती है, पॉसिबल है। तो वही कहा गया है कि शिक्षण के सभी तथ्यों और प्रत्ययों, सिद्धांतों और क्या है, नियम, सूत्रों का बोध भाषा के माध्यम से ही होता है। भाषा के माध्यम से ही शिक्षक अपनी बात को छात्रों को अच्छे से समझा सकते हैं। यानी जब क्या होगा, जब टीचर बोलेंगे तभी तो बच्चे समझ पाएंगे ना। कोई भी बात हो, मतलब नियम हो, सूत्र हो, कोई भी बात हो, तो क्या होगा, जब शिक्षक बोलेंगे तभी छात्र समझ पाएंगे। तो वही कहा गया है कि भाषा के माध्यम से शिक्षक अपनी बात को छात्रों को अच्छे से समझा सकते हैं। तो किसके माध्यम से शिक्षक अपनी बात को अच्छे से समझा सकते हैं, भाषा के माध्यम। भाषा का मतलब क्या है, बोल करके। तो चलिए आप लोगों को ये जो चौथा पॉइंट था बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अपने पाँचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। पाँचवा पॉइंट कह रहा है शिक्षण मनुष्य को समायोजन के योग्य बनाता है। शिक्षण मनुष्य को समायोजन के योग्य बनाता है। समायोजन का मतलब जानते हो क्या होता है, मैनेज करना, कि मतलब चीज़ों को हमें किस तरीके से मैनेज करना है, कौन सी चीज़ जरूरी हमें पहले वो करना है। तो यही कहा गया कि शिक्षण मनुष्य को समायोजन के योग्य बनाता है। समायोजन का मतलब यही होता है कि मैनेज करना, हमें किस तरीके से चीज़ों को क्या करना है, मैनेज करते चलना है। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। कह रहा है शिक्षण मनुष्य को समाज में समायोजन
समायोजन का मतलब होता है चीज़ों को मैनेज करना, जैसे सही जगह सामान को रखना। मान लीजिए कई ऐसे शिक्षण मनुष्य को समाज में समायोजन करने योग्य बनाता है। और समायोजन का मतलब क्या होता है? चीज़ों को मैनेज करना। मैनेज करने का मतलब समझते हो? अच्छे तरीके से रखना चीज़ों को। मान लीजिए कि कोई छोटा सा कमरा है, एक ही कमरा है किसी के पास, तो उसी में क्या करेगा वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित करके रख लेगा कि छोटी सी कहीं अपनी पढ़ने वाले टेबल को रख लेगा, उसी जगह अपने खाने को भी रख लेगा, खाने के सामान को, गैस वगैरह, और उतने में क्या करेगा, चारपाई डाल लेगा, सारी चीज़ों को मैनेज कर लेगा ना। तो वही कहा गया है कि ये सब किसके द्वारा पॉसिबल है? शिक्षण के द्वारा ही तो पॉसिबल है। अगर कोई इंसान शिक्षित ही नहीं है, समझदार नहीं है, तो क्या करेगा? चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से रख पाएगा? नहीं रख पाएगा ना। तो वही कहा गया कि शिक्षण मनुष्य को समाज में समायोजन यानी चीज़ों को मैनेज करके रखने में क्या करता है? मदद करता है। ये सब किसके द्वारा पॉसिबल है? शिक्षण के द्वारा ही पॉसिबल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है यह समायोजन शिक्षण के माध्यम से ही संभव है। शिक्षण के माध्यम से ही यह विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने, अपने आसपास के परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है। यानी मान लीजिए कह रहे हैं कि ये सब चीज़ों को मैनेज करना किसके द्वारा पॉसिबल होगा? शिक्षण के द्वारा, यानी शिक्षा के द्वारा। तो चलिए समझते हैं सॉरी समझते हैं कि चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है। कह नहीं रहा है कि समस्याओं का समाधान करने। मान लीजिए आपके पास कोई समस्या आ गई। मान लीजिए कि आपके पापा की कमाई कितनी है मंथली? मान लीजिए 20,000 है। आप सोच रहे हैं कि हमको 50,000 की गाड़ी में क्या करना है? मान लीजिए 50,000 की कोई भी, मान लीजिए कि 50,000 रुपये हमको खर्च करने हैं, तो कैसे बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि आपके पापा की कमाई क्या है? 20,000 है। तो आप क्या करेंगे? थोड़े दिन के लिए अपनी इच्छा को क्या करेंगे? मतलब मान तो लेंगे कि हाँ हम घूमेंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं कभी घूमेंगे ही नहीं, मान लीजिए। लेकिन क्या करेंगे? उस टाइम सोचेंगे कि अभी तो दिक्कत है, तो क्या किया जाए? अभी नहीं। लेकिन जब हम क्या करेंगे, अभी जो ज़रूरी है वो काम कर लें, इसके बाद फिर जब हम लोग मतलब पढ़ लिख के अपना तैयार हो जाएंगे, तब 50,000 की क्या 50 लाख की गाड़ी से भी घूमेंगे जब अपनी मेहनत से कमाएंगे। तो वही कहा गया है कि समस्याओं को समाधान करने और अपने आस-पास की परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है। तो मतलब आस-पास की परिस्थितियों का मतलब यही हुआ ना कि हमारे पास मान लीजिए मनी कम है और हमने सपने ज़्यादा बड़े-बड़े देख लिए, तो कैसे बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। इसी तरीके से लेडीज़ भी होती हैं, मतलब जो कुछ हम लोग की समाज में लेडी नहीं होती हैं, मम्मी हम लोगों की, वो कितने अच्छे तरीके से घर को मैनेज करती हैं। देखा होगा आपने कि क्या मतलब 10,000 किसी की इनकम हो तो उसी हिसाब से नहीं सब मैनेज कर लेती, अपने बच्चों की पढ़ा लेंगी, उसी हिसाब से अपने बच्चों के लिए कपड़े भी ले आएंगी, घर के लिए भी खाना पीना भी ले आएंगी। तो ये सब किसके द्वारा पॉसिबल हुआ? शिक्षण के माध्यम से ही तो पॉसिबल हुआ। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके क्या करेंगे बेचारे, कुछ लोग हैं तो बाहर चले जाते हैं तैयारी करने के लिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास क्या होता है? पैसा होता है, तो भेज देते हैं। और कुछ लोग बेचारे बहुत गरीब होते हैं, तो उनके लिए क्या है, गाँव में ही पढ़ना मुश्किल है, तो वो बाहर कैसे भेज देंगे? नहीं भेज पाएंगे ना। तो क्या करते हैं बच्चे? अपनी परिस्थितियों को समझते हैं, अपने मम्मी पापा की परिस्थितियों को क्या करते हैं? समझते हैं, और वो क्या करते हैं? अपना गाँव यानी घर में रहकर क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। और क्या वो बच्चे निकलते नहीं है? निकलते हैं भाई, निकलते हैं। निकलते हैं कि नहीं निकलते? मान लीजिए थोड़ा टाइम भले ही लग जाए, लेकिन निकलते हैं, वो भी निकलते हैं अगर लगे रहे अपने लगातार प्रयास में। तो वही कहा गया है ये सब किसके द्वारा पॉसिबल हुआ है? शिक्षण के द्वारा ही पॉसिबल होता है। परिस्थितियाँ ही बताती हैं कि हमारा निर्णय कैसा होगा, होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए कि किसी को कहीं जाना है, मान लीजिए किसी को घूमने जाना है और कोई अड़चन लग गई मान लीजिए, तो क्या जा पाएगा? वो नहीं जा पाएगा ना। तो हम लोग कितना भी क्यों ना सोच लें, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं? निर्णय ले पाते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों का कहीं भी बहुत ज़्यादा अच्छा खाने का मन है, हम लोग सोचे कि चलिए हम लोग 30 रुपए वाली आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन हमारे पास 20 रुपए है, तो क्या खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। तो वही चीज़ कही जा रही है कि क्या होता है कि मतलब जैसी परिस्थितियाँ होंगी उसी हिसाब से हमको निर्णय लेना पड़ता है, और वैसे ही हम लोगों को क्या करना चाहिए? निर्णय लेना भी चाहिए। अगर हमारे पास 20 रुपए हैं तो फिर हमें 20 रुपए के बारे में सोचना चाहिए, 50 रुपए की आइसक्रीम खाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इससे क्या होगी? हम लोगों को दिक्कत होगी। तो इसी प्रकार से क्या करना है? जितना हो अपना उसी में खुश रहना। ऐसा नहीं कि नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, जब हमारा टाइम आएगा, जब लग जाएगी, जब तो हम 50 वाली या 100 वाली भी खाएंगे। तो क्या करना है? इसी तरीके से करना है कि हम लोगों को चीज़ें क्या करना है? मैनेज करते हुए चलना है। हर मैनेज करते हुए क्या करना है? चलना है। तो यही कहा गया ये समायोजन शिक्षण के माध्यम से ही संभव है। तो किसके माध्यम से? ये जो समायोजन का मतलब है चीज़ों को मैनेज करना, शिक्षण के माध्यम से ही, यानी शिक्षा के माध्यम से ही मैनेज। मान लीजिए कोई लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो लड़ाई दंगा करने लगते हैं कि नहीं करने लगते हैं। और कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो वो चीज़ों को क्या करेगा?
करेगा, आसानी से लड़ाई दंगा नहीं करेगा, आसानी से समझा कर चीज़ों को क्या कर लेगा, मैनेज कर लेगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के द्वारा ये समझिए कि पॉसिबल है हर चीज़ को करना, अच्छे से करना। तो इसीलिए कहा गया है कि ये समायोजन शिक्षण के माध्यम से ही संभव है। शिक्षण के माध्यम से ये विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करके अपने आसपास की परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है। तो आया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में। आप लोगों को कुछ भी बिल्कुल रटना नहीं है। मैं जो भी चीज़ बताऊंगी आपको अपने जीवन मतलब कि आपको लोगों को बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेट करके बताऊंगी, और आप लोगों को कुछ भी रटना नहीं है, बिल्कुल समझते चलना है। अपने आप को क्या करना है, अपने आप को रख के चलना है। अगर टीचर वाली बात आ जाए तो अपने आप को एज ए टीचर मान के चलना है। अगर बच्चे वाली बात आ जाए तो अपने आप को क्या करना है, बच्चा मान के चलना है कि अगर मैं टीचर होता तो क्या करता, अगर मैं बच्चा होता तो मैं भी ऐसे ही करता। तो समझते चलोगे तो आपको कोई भी चीज़ बिल्कुल नई नहीं लगेगी, और आपको बिल्कुल सरल भाषा में धीरे धीरे क्या होगा, आसानी से समझ में भी आने लगेगी। तो चलिए अब हम लोग अपने 6वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 6वां पॉइंट कह रहा है छात्रों में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक करते हो नई नई चीज़ें को सीखते हैं। क्रियाएं का मतलब क्या होता है, जो हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रियाएं कहते हैं। और ज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, जो हम लोग के अंदर नॉलेज होता है। अब भावात्मक का मतलब क्या होता है, हम लोग इमोशनल नहीं हो जाते, रोते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ये सब क्या है, ये हम लोग के मतलब कि भावनात्मक चीज़ें हैं, इमोशनल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। तो छात्रों में क्या होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक चीज़ों को सीखते हैं। ये सब किसके माध्यम से सीखते हैं, शिक्षण के माध्यम से ही तो सीखते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, मान लीजिए शिक्षित नहीं है, तो उसके क्या है, मतलब ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है ये भी सही से नहीं हो पाएगा। वो कहीं पे भी क्या कर देगा, रोने लगेगा, कहीं पर भी हंसने लगेगा। तो ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल हुआ, शिक्षण के माध्यम से ही तो पॉसिबल हुआ। और ज्ञानात्मक मतलब होता है नॉलेज, कि जब इंसान पढ़ा लिखा होगा तभी तो उसके पास नॉलेज होगा, और जब पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो उसके पास नॉलेज कहाँ से होगा। और क्रियात्मक मतलब होता है जो एक्टिविटीज़ हम क्या करते हैं, मतलब कि नई नई चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा। तो जब जाएगा स्कूल तो वो देखेगा कि टीचर उसके कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे चीज़ों को सिखा रहे हैं। टीचर होते नहीं है, ड्राइंग में भी सिखाएंगे, चित्र बनाने को देते हैं कि नहीं देते हैं। इसके बाद इसके बाद क्या करते हैं, चार्ट पेपर को भी बनाने के लिए देंगे कि लो इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ, देते कि नहीं देते हैं। बुक में भी होगा तो अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखाएंगे। तो बच्चे का क्या हुआ, क्रिएटिव, मतलब कुछ नया सोचेगा नहीं सोचेगा। मान लीजिए कोई बच्चा घर में है तो वो क्या करेगा, वो इतनी अच्छी चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब बच्चा स्कूल जाएगा तो 4 बच्चों से मिलेगा, दोस्तों से मिलेगा, अपने टीचर से मिलेगा, नई नई चीज़ों को देखेगा। तो बच्चा क्या करेगा, नई नई चीज़ों को जब देखेगा तो सीखेगा भी, और क्या करेगा, बनाएगा भी। तो वही कहा गया कि क्रियात्मक यानी जो एक्टिविटीज बच्चा करता है उसी को क्या कहते हैं, मतलब कि क्रियात्मक चीज़ें कहते हैं। तो ये किसके माध्यम से सीखेगा बच्चा, उसके माध्यम से सीखेगा, शिक्षा के माध्यम से। मान लीजिए कोई बच्चा जा ही नहीं रहा है बाहर, नहीं पढ़ पा रहा है, तो फिर उसको कैसे बनेगा, नहीं सीख पाएगा ना। तो इसीलिए तो पेरेंट्स करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वो क्या करे, अच्छी अच्छी चीज़ों को मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों को क्या करे, सीख सके। अब स्कूल के लिए भी कह दिया, क्या सभी स्कूल समान होते हैं, सभी स्कूल भी समान नहीं होते हैं। जो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल होते हैं यानी सरकारी स्कूल, तो शायद उतनी अच्छी चीज़ें, उतनी अच्छे तरीके से यहाँ पे चीज़ें न सिखाई जाएँ जितनी अच्छे से प्राइवेट स्कूलों में सिखाई जाती हैं। है बात सही कि नहीं, आप लोग मानते भी होंगे इस चीज़ को। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अगर आप लोग आगे चल के क्या करो, बनोगे टीचर, जब बनोगे तो आपको उद्देश्य केवल ये ना होना चाहिए कि नहीं हमको बस टीचर ही बनना है। टीचर तो बनना ही बनना है, लेकिन आपको उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मैं जाऊँगा बच्चों को क्या करूँगा, सिखाऊँगा, जाके अच्छे से सिखाऊँगा, ये सिखाऊँगी, अच्छे तरीके से सिखाऊँगी। जब आप लोगों की 1 महीने की ट्रेनिंग नहीं लगती है टीचिंग, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को उसमें सब यही सीखना है, जाके बच्चों को सिखाना है कि आप किस तरीके से सिखा रहे हो बच्चों को। तो केवल ये नहीं है कि बस नाम के लिए चले जा रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या करना है, बच्चों को सिखा के आना है कि जब निकलो वहाँ से तो आपको भी लगे कि नहीं मैं बच्चे को कुछ सिखा के आए थे, और बच्चों को भी लगे कि नहीं वो मैम या सर आए थे तो हमको ये सिखाया था, ये सिखाई थी ये चीज़। तो क्या हो, आपको भी अच्छा लगे और बच्चे भी आपका क्या करें, इंतज़ार करें। इंतज़ार नहीं करते हैं कि कल मैडम आएंगे, कल सर आएंगे तो कल हमको ये सिखाएंगे, ये आज सवाल दिया इनके हल करना है। तो वही सब चीज़ कहा गया कि आप लोगों को उद्देश्य क्या होना चाहिए, टीचर तो बनना ही है, लेकिन केवल उद्देश्य ये होना चाहिए कि कहा नहीं जा रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, बदनामी हो चुकी है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस चीज़ को सुधारना, इम्प्रूव करना है कि मैं जाऊँगी तो या जाऊँगी तो बच्चों को क्या करूँगी, बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगी। कोई भी चीज़ होगी तो उनको सिखाऊंगी, जिससे क्या हो, बच्चे आगे चल के क्या करें, कुछ अच्छा कर सके। बच्चे का जो बेस होता है यहीं से तो स्टार्ट होता है। प्राइमरी, मान लीजिए प्राइमरी की स्कूल जब सबसे छोटा बच्चे ही तो होता है, बिल्कुल उनके मतलब कि पढ़ने की जो
पहली अवस्था होती है तो यहीं से स्टार्ट होती है। अगर यहीं से बच्चे का बेस मजबूत हो जाए तो कितना अच्छा वो आगे चल के कर देगा। अगर यहीं से उसकी ना ग्रोथ हो पाई अच्छे से, फिर वो बच्चा पीछे रह जाते हैं कि नहीं रह जाते हैं। एक स्कूल मान लीजिए कि एक बहुत अच्छा है, वहाँ पे प्राइवेट है, मान लीजिए वहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर हैं, फैसिलिटीज़ दी जा रही है, तो वहाँ का बच्चा जल्दी ग्रोथ करेगा कि यहाँ का करेगा। यहाँ पे मतलब कि वहाँ का जल्दी कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, तो आप लोगों को भी अच्छे तरीके से पढ़ाना है ताकि आपके बच्चे क्या रहें, पीछे ना रहें। किसके कंपेयर में, प्राइवेट के कंपेयर में। तो आपको क्या करना, अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझाना है, ठीक। तो यही कहा गया है कि छात्रों में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक क्रियाएं, यानी क्रियात्मक क्रिया का मतलब यही होता है जो एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी नई नई चीज़ें सीखते हैं। ये सब किसके माध्यम से होता है, शिक्षा के माध्यम से ही तो होता है। तो यही कहा गया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपना अगले टॉपिक का डिस्कशन करते हैं, मतलब अगले पॉइंट का। अगला पॉइंट कह रहा है शिक्षण द्वारा छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया के प्रति उत्सुकता जागृत की जा सकती है। यानी शिक्षण के द्वारा ये क्या होगा, छात्रों में सीखने की जो प्रक्रिया होगी उसमें क्या होगी, उत्सुकता जागृत होगी। मतलब बच्चों को क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। किसके माध्यम से आएगा, शिक्षण के माध्यम से ही तो आएगा। छात्रों में आएगा कि नहीं आएगा। जब वो होंगे, अध्यापक होंगे, बच्चों को कोई चीज़ खेल खेल में सिखा देंगे कि नहीं सिखा देंगे। कोई चीज़ है तो मतलब कि चित्रों के द्वारा सिखा देंगे। कोई चीज़ है तो जैसे कह दें कि जाओ बच्चों क्लास में देखो जाके कितने बच्चे हैं, इनको गिन लो जाके। तो बच्चा क्या करेगा, उसको खुशी होगी ना, तो वो गिनेगा भी और क्या करेगा, गिनती करना भी सीख जाएगा नहीं सीख जाएगा। ऐसे अगर अगर टीचर कह देंगे जाओ बच्चे अपने घर से कंकड़ बिन के लाना, तो कंकड़ भी बच्चा बिन के ले आएगा और वो बड़े शौक से लाएगा और क्या करेगा, गिनेगा और क्या करेगा, वो गिनती करना भी सीख जाएगा नहीं सीख जाएगा। तो ये सब किसके द्वारा पॉसिबल हुआ, शिक्षण के द्वारा ही तो पॉसिबल हुआ, यानी मतलब शिक्षा के द्वारा। तो वही कहा गया कि शिक्षण द्वारा छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया के प्रति उत्सुकता जागृत की जाती है। तो यही सब है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का अगला पॉइंट है, 8वां पॉइंट, वो कह रहा है शिक्षण के द्वारा छात्रों की सृजनात्मक शक्ति को विकसित किया जाता है, जिसके द्वारा छात्र नवीन ज्ञान की खोज, नवीन चिंतन तथा नवीन आविष्कार आदि करने के लिए तत्पर हों। यानी शिक्षण के द्वारा, यानी मतलब कि शिक्षा के द्वारा ही छात्रों में क्या किया जाता है, सृजनात्मक शक्ति को विकसित किया जाता है। सृजनात्मक शक्ति मतलब समझ रहे हैं, यानी पॉजिटिव सोचें, मतलब ये है कि किस तरीके से हमको चीज़ों को करना है, वही सब सोचने की क्षमता, ठीक। जिसके द्वारा छात्र नवीन ज्ञान का मतलब होता है नया ज्ञान, और खोज का मतलब होता है खोजबीन, और नवीन चिंतन तथा नवीन आविष्कार आदि के लिए तैयार हो। यानी मान लीजिए कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं होते तो वो लोग क्या करते हैं, आविष्कार ही तो करते हैं कोई नई चीज़ का। तो वही कहा गया है कि नवीन ज्ञान मतलब नया ज्ञान, और नवीन चिंतन जब नई, मान लीजिए जब बच्चे के अंदर ज्ञान होगा तभी तो वो चिंतन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और जब चिंतन कर पाएगा, मान लीजिए कोई बच्चा है वो क्या कर रहा है, नवीन ज्ञान का मतलब होता है नया ज्ञान, ठीक। और इसके बाद नवीन खोज का मतलब क्या होता है, नई खोज, मतलब नया कुछ सोचेगा। और नवीन चिंतन, तभी तो चिंतन भी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और इसके बाद नवीन आविष्कार, तभी वो क्या कर पाएगा, नया आविष्कार कर पाएगा। तो ये सब किसके द्वारा पॉसिबल हुआ, शिक्षण के द्वारा ही तो पॉसिबल हुआ ना। तो वही कहा गया कि शिक्षण के द्वारा छात्रों की सृजनात्मक शक्ति को विकसित किया जाता है, जिसके द्वारा छात्र नवीन ज्ञान की खोज, नवीन चिंतन तथा नवीन आविष्कार आदि करने के लिए क्या हो, तत्पर यानी तैयार हों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का 9वां पॉइंट है कह रहे हैं छात्रों का मार्गदर्शन करना एवं उपयुक्त व उपयोगी रास्ता चुनने की क्षमता का विकास करना। यानी छात्रों का मार्गदर्शन करना एवं उपयुक्त व उपयोगी रास्ता चुनने की क्षमता का विकास करना। यानी छात्रों का मार्गदर्शन का मतलब क्या होता है, रास्ता दिखाना। और उपयोगी रास्ता चुनने की क्षमता मतलब कि जो रास्ता सही हो उनके जीवन के लिए, उसकी क्षमता का विकास किसके माध्यम से होगा, शिक्षण के माध्यम से तो होगा ना। तो वही कहा गया है कि छात्रों का मार्गदर्शन करना एवं उपयुक्त व उपयोगी रास्ता चुनने की क्षमता का विकास करना। यानी जो टीचर होंगे वो क्या करेंगे, जब छात्रों को देखेंगे कि छात्र कैसा है, मतलब पढ़ने में कैसा है, तभी तो उसके आगे के लिए क्या कर पाएंगे, अनुमान लगा पाएंगे कि ना, कि उसके लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा। मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा है बहुत अच्छा गाना गा लेता है, तो फिर टीचर उससे क्या उम्मीद लगाएंगे कि आगे चल के क्या करेगा, सिंगर बन सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा का है जो क्रिएटिव चीज़ें करने, मान लीजिए कोई खोजबीन नहीं होता कि वो नई नई चीज़ों को लाएगा, कहेगा सर ये देखिए हमने ये बनाया है, कहेगा मैम हमने देखिए ये बनाया है। तो उस बच्चे से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो आगे चल के क्या करेगा,
कुछ खोज करेगा, यानी क्या बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। तो टीचर होते हैं तो काफ़ी हद तक बच्चों में क्या करते हैं, बच्चों के बिहेवियर से, बच्चों को देखने से, बच्चों की बातचीतों से समझ लगा लेते हैं कि ये आगे चल के क्या करने वाला है और इसके लिए क्या सही है। मान लीजिए कोई लड़कियां होती हैं तो उनको बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट होती है कि नहीं होती। मान लीजिए कोई लड़के भी होंगे जिनको बायो में इंटरेस्ट हो गया, ऐसा थोड़ी ना ये कोई वो हो। और कुछ तो उनसे भी टीचर क्या उम्मीद लगा लेते हैं कि आगे चल के किसमें इंटरेस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनने उनने में क्या करेंगे, मतलब इनको डॉक्टर बनने इन लोगों के लिए क्या है, आसान है, क्योंकि इनके इसमें इन लोगों का क्या है, इंटरेस्ट भी है। होता है कि नहीं होता है। और कोई बच्चा होगा जो पढ़ाने में भी इंटरेस्ट होगा, तो वही कहा गया है कि मतलब कि बच्चा जैसा होगा तो टीचर क्या करेंगे, जब पढ़ाएंगे जब बच्चे, तो जब टीचर पढ़ाएंगे तो बच्चों के बारे में क्या करते हैं, काफ़ी हद तक अनुमान लगा लेते हैं और बच्चों को क्या बताते हैं, बताते भी हैं कि तुम आगे चल के क्या करना, तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। तो वही कहा गया कि छात्रों का मार्गदर्शन करना एवं उपयुक्त व उपयोगी रास्ता चुनने की क्षमता का विकास करना, ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल हुआ है, शिक्षण के माध्यम से। और ये सब कौन करते हैं, शिक्षक करते हैं। शिक्षक ही बताते हैं बच्चों को क्या सही है और क्या गलत है और क्या किस छात्र के हिसाब से सही है। चलिए, तो अब जो हम लोगों का अगला पॉइंट है 10वां, उसको डिस्कशन करते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लोग क्या कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते चल रहे होंगे। कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि बिल्कुल हमको रटना है, बिल्कुल समझ समझ के चल रहे होंगे। और बिल्कुल भी अपने मतलब कि जो भी चीज़ है तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे बिल्कुल जीवन, मतलब कि जो हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं, बस उन्हीं से रिलेट करते हुए पढ़ने चलना है आप लोगों को। उसी तरीके से मैं पढ़ा भी रही हूँ। तो चलिए, हम लोग को जो 10वां पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। 10वां पॉइंट कह रहा है, शिक्षण का उद्देश्य एक संपूर्ण मानव का निर्माण करना है ताकि उसके अस्तित्व का प्रत्येक पक्ष पूर्णतया विकसित हो सके। यानी शिक्षण यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, संपूर्ण मानव का निर्माण करना। यानी कि संपूर्ण मानव का मतलब क्या हुआ कि यही कि मनुष्य का निर्माण करना। किस तरीके से, पूरी तरीके से, कि मतलब कि हर चीज़ के बारे में। अब इंसान है, मान लीजिए कोई आदमी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सब चीज़ तो हम ही लोगों के पेरेंट्स हैं। देखते होंगे कि आप लोगों की उन लोगों को मतलब उन लोगों के ऊपर कितनी जिम्मेदारी रहती है कि बच्चों को भी हमको स्कूल भेजना है, उनके खर्चे भी चलाने हैं, घर को भी मैनेज करना है, आगे चल के बच्चों को भविष्य भी बनाना होता नहीं है सब। तो ये सब तो वही कहा गया, ये सब किसके द्वारा पॉसिबल हुआ, शिक्षण के द्वारा, यानी शिक्षा के द्वारा ये तो पॉसिबल हुआ। तो इसकी वही कहा गया कि शिक्षा का उद्देश्य एक संपूर्ण मानव का निर्माण करना है ताकि उसके अस्तित्व का प्रत्येक पक्ष पूर्णतया विकसित हो सके। मतलब उसके अस्तित्व का प्रत्येक पक्ष पूर्णतया विकसित होने का मतलब यही है कि एक इंसान को क्या होगा, हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो। मतलब कि वो क्या कर सके, सब कुछ कर सके, अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा सके, अपने घर को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर ले, वो समाज में भी क्या करे, चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर ले और क्या करे, समाज का भी कल्याण कर सके। तो ये सब किसके द्वारा पॉसिबल हुआ, शिक्षण के द्वारा ही तो पॉसिबल हुआ। कोई इंसान अनपढ़ है तो क्या वो समाज का मतलब कल्याण कर देगा, अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा ना। उसके लिए वो मान लीजिए कि उसी की फैमिली को चलाना इसके लिए मुश्किल है, तो वो सब कैसे कर पाएगा दूसरों के लिए। तो वही कहा गया है, जो इंसान अच्छा होगा, पढ़ा लिखा होगा, मान लीजिए अच्छी खासी उसी इनकम होगी, तो वही सब क्या कर सकता है, सबके लिए वो सबके लिए क्या कर सकता है, हित कर सकता है। हर तरीके से अपने परिवार को भी अच्छे से संभाल लेगा और समाज का भी कल्याण कर देगा। तो लेकिन ये सब किसके द्वारा पॉसिबल होगा, शिक्षण के द्वारा ही तो पॉसिबल हुआ ना, शिक्षा के द्वारा। तो वही कहा गया कि शिक्षण का उद्देश्य एक संपूर्ण मानव का निर्माण करना है ताकि उसके अस्तित्व का प्रत्येक पक्ष पूर्णतया विकसित हो सके। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनाया होगा। तो हम लोगों का जो शिक्षण था उसका टॉपिक क्या था, यहीं तक का था। इसका जो पहली क्लास में तो मैंने आपको क्या किया था, सिलेबस का डिस्कशन करा दिया था। फिर जो दूसरी क्लास थी वहाँ से हम लोगों ने टॉपिक को उठाया है, शिक्षण को। और जो तीसरी क्लास यानी आज की हुई, तो इन 2 क्लासों में आपका क्या हुआ, पहला जो चैप्टर है वो आपका क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो आई होप कि आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे और प्रॉपर वे में बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन भी करते चलेंगे। अगर आपको क्लास एक बार में समझ में नहीं आ पाती है तो आप इसे 2-3 बार देखिए, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक देखिए। वैसे कुछ रटने जैसा है नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, समझते चलना है चीज़ों को। जैसे आप 1-2 बार देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट दिन से हम लोग क्या करेंगे, अब नया चैप्टर उठाएंगे, यानी दूसरा चैप्टर हम लोग का संप्रेषण है, यानी कम्युनिकेशन का। तो उसके बारे में क्या करेंगे, प्रॉपर वे में बहुत अच्छे तरीके से एक एक डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ तक नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना लिए होंगे और क्या करेंगे, प्रॉपर वे में रिवीजन भी करते चलेंगे।
और अब क्या करना है, यहाँ तक नोट्स तो बना ही लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो आप लोगों को क्या करना है, फिर से बनाते चलना है। और वीडियो को क्या करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करनी है ताकि उनकी भी क्या हो सके, हेल्प हो सके। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो चलिए फिर ओके, थैंक यू।